और ऐसे व्यक्ति को अगर गवर्नर बनाया जा रहा है, तो इस पर आपत्ति करने की कोई वजह आप समझ पा रहे हैं? इसकी वजह क्या है? या केवल ये वजह है कि मोदी सरकार ने एक मुस्लिम रिटायर्ड जस्टिस को ये सम्मानित पद दिया है? या ये वजह है कि साहब इन्होंने अयोध्या पर चूँकि सर्वसम्मत फैसला दिया था, उस पर अलग आवाज इनकी सुनाई नहीं पड़ी, जैसा कि शायद कुछ पॉलिटिकल पार्टियां चाहती थी, कुछ जमातें चाहती थी, इसलिए परेशानी है इन लोगों को? देखिए, अगर जैसा हमने कहा कि तीनों जजमेंट बहुत लॉजिकल थे। नजीर साहब ने सारे तथ्यों को देख के जो एक जस्टिस को करना चाहिए वो उन्होंने जस्टिस किया। अब अगर वो किसी और पॉइंट ऑफ व्यू को कंसीडर करते कि भाई मैं मुस्लिम हूं या पॉलिटिकल पार्टीज क्या सोचेंगी या लोग ये सोचेंगे कि आप मोदी साहब का फेवर कर रहे हो, तो मुझे लगता है कि एज ए न्यायाधीश वो न्याय नहीं कर पाते। तो एक तो जो उनके स्टैंड थे जिसकी हमने डिटेल में चर्चा करी, उनके तीनों के तीनों जो इंपॉर्टेंट थे, ऐसे सैकड़ों होंगे लेकिन तीन जो महत्वपूर्ण पिछले दिनों में जो इंपॉर्टेंट जजमेंट्स आए, रिसेंट जिसको हम कहेंगे 2017 से ही ये सुप्रीम कोर्ट में आए थे। और उसके बाद इन्होंने जब अगले पिछले 6 साल के अंदर जो निर्णय लिए उनमें तीन महत्वपूर्ण थे और तीनों देश की और समाज की भलाई में रहे। अब सवाल ये है कि इन्होंने डिसेंट वॉइस क्यों नहीं दिया, अलग बात क्यों नहीं करी। अब ये सारे मुद्दे लेके राम मंदिर को अगर मैं उदाहरण के लिए लूं कि साहब इनका ये कहना था, इन्होंने राम मंदिर में कंसेंसस वोट को साथ दिया, अगर ये डिसेंट वॉइस देते तो क्या वो सही होता? मैं इसमें एक थोड़ा सा पॉइंट डाइग्रेस कर रहा हूं सर। जी, जी। कल मदनी साहब ने एक सवाल कहा था, एक पॉइंट रखा था कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है। आपने देखा होगा, बिल्कुल, बिल्कुल। जब उन्होंने ये कहा कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ है, तो सवाल ये है कि साहब हम तो आज तक ये मानते आए कि इस्लाम का जो आधार है वो कुरान है और कुरान की रचना करी मोहम्मद साहब ने। तो हम क्या ये कहें कि कुरान जो थी वो भारत में लिखी गई और मोहम्मद साहब का जन्म भारत में हुआ? एक हाइपोथेटिकल सिनेरियो लॉजिकल तो यही बनता है। अगर कुरान का बिल्कुल। जन्म इस्लाम का जन्म अगर भारत में हुआ है, तो कुरान और मोहम्मद साहब दोनों भारत से ही उदय हुए होंगे इनका। अब सवाल ये आता है कि साहब मोहम्मद साहब का जन्म कहां हुआ था? अभी तो हम बात कर रहे थे कि राम का जन्म अयोध्या में हुआ, कृष्ण का जन्म मथुरा में हुआ। अब अगर इस्लाम का उदय या इस्लाम का जन्म भारत में हुआ, तो मोहम्मद साहब भारत के किस कोने में पैदा हुए थे? पहला सवाल। या सऊदी अरेबिया भारत का हिस्सा था? दूसरा आर्ग्यूमेंट। अब सवाल यह है कि क्या इस तथ्य को वो, क्योंकि एक इस्लामिक स्कॉलर भी हैं, एक तंजीम के सबसे बड़े पदाधिकारी भी हैं, तो हम उनके स्टेटमेंट को फेस वैल्यू में लेना चाहेंगे। हम उनकी नीयत पे या उनकी विचार पे या उनकी क्षमता पे या बौद्धिक क्षमता पे हम क्वेश्चन नहीं कर रहे। अगर आज इस बात का मुद्दा शुरू हो जाए सऊदी अरेबिया और भारत के बीच में कि साहब आप ये कैसे कह सकते हैं, और ये जवाब आए निकल के कि साहब आपके पास प्रमाण क्या है कि इस्लाम का जन्म भारत में हुआ था, तो फिर आप क्या करोगे? आप तथ्यों पे जाओगे, भाषाओं पे जाओगे, कुरान की रचना कहां हुई, फिर मक्का मदीना का संदर्भ कैसे आया, मक्का मदीना फिर हिंदुस्तान में क्यों नहीं है? ये सब तरह के अजीब अजीब से सवाल निकलने शुरू हो जाएंगे। और अगर इसका फैसला जो कहा गया है कि ये स्टेटमेंट सही है या गलत, अगर मान लीजिए ये स्टेटमेंट कल को सुप्रीम कोर्ट में चला जाता है, तो सुप्रीम कोर्ट क्या बोलेगा कि जो मदनी साहब ने कहा ये सब बकवास है? या सुप्रीम कोर्ट कहेगा ठीक है, अगर आपको लगता है कि बद्दी साहब का स्टेटमेंट सही है, तो फिर ये पता लगाया जाए कि कुरान और मोहम्मद साहब के भारत का कौन सा जिला या गांव से संबंध है। सही। तो फिर बहस होगी, मुद्दे आएंगे, एविडेंसेस आएंगे और उस बेस पे कोर्ट जजमेंट देगा। यही तो राम मंदिर के समय हुआ है, यही कृष्ण जन्मभूमि के समय होगा, यही जो बाकी संस्थाएं हैं या जो धार्मिक स्थल हैं जहां पे औरंगजेब ने तोड़फोड़ करी है, हकीकत वो सामने आएगी, चाहे वो वाराणसी का मंदिर हो।
कहने का मतलब ये है सर कि अगर हम तथ्यों पे बात करते हैं तो नजीर साहब ने वही किया जो एक जज को करना चाहिए। अब अगर हम नजीर साहब को ये कहते हैं कि गवर्नर क्यों बनाया गया, तो 3 नए सवाल खड़े होते हैं। जी, जी। पहला सवाल ये खड़ा होता है कि क्या नजीर साहब कॉम्पिटेंट नहीं है गवर्नर बनने के लिए? वो हिंदुस्तान के सुप्रीम कोर्ट के जज बन सकते हैं, लेकिन वो गवर्नर नहीं बन सकते। तो क्या हम ये कह रहे हैं कि गवर्नर की कॉम्पिटेंसी सुप्रीम कोर्ट के जज से ज्यादा होनी चाहिए या ज्यादा होती है, और सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं दे आर नॉट कॉम्पिटेंट? क्या हम ये कह सकते हैं? पहला सवाल। दूसरा सवाल कि अगर मान लीजिए कि कॉम्पिटेंसी का सवाल नहीं है और नजीर साहब वैसे ही इनकॉम्पिटेंट है हाइपोथेटिकली, तो क्या हम ये कहें कि कोलिजियम जिन लोगों को हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट लाता है, क्या वो कोलिजियम उनकी कॉम्पिटेंसी नहीं देखता है? क्योंकि इनका अपॉइंटमेंट तो सुप्रीम कोर्ट में 17 में हुआ है, उस समय कोलिजियम सिस्टम था। तो क्या कोलिजियम ने गलती करी उनको सुप्रीम कोर्ट लाने में? क्या हम कोलिजियम की कैपेबिलिटी पे शक कर रहे हैं? दूसरा सवाल ये निकल के आता है। तीसरा, अगर जैसा मैंने शुरू में कहा था कि बीजेपी ने एक कॉम्पिटेंट आदमी को जो अभी रिटायर हुए सुप्रीम कोर्ट से, और उन्होंने एक पॉलिटिकल रिप्रेजेंटेशन के रूप में गवर्नर बनाया है, तो क्या बीजेपी को किसी मुस्लिम को गवर्नर नहीं बनाना चाहिए था? यह तीसरा सवाल निकल के आता है। अगर मान लीजिए वो नजीर साहब की जगह किसी और सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज को गवर्नर बना देते, तो क्या सारा देश खुश रहता? और अगर उन्होंने एक मेजॉरिटी ना होके एक माइनॉरिटी कम्युनिटी के कॉम्पिटेंट आदमी को अगर गवर्नरशिप दे दी, तो क्या ये गुनाह हो गया? ये तीसरा सवाल निकल के आता है। चौथा सवाल निकल के ये आता है कि क्या हमें ये लगता है कि नजीर साहब जो रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट के जज हैं, वो उनकी क्रेडिबिलिटी पे हमको क्वेश्चन है कि वो एज ए गवर्नर अच्छा काम नहीं कर पाएंगे? कारण क्या है? सवाल यहां ये आता है कि जो लोग क्रिटिसाइज कर रहे हैं, क्या वो ये कारण बताएंगे कि क्या होना चाहिए था जो इस देश में सही होना था? तो ये एक अपने आप में मुद्दा है जिसके बारे में हमें सोचना।